दिन था 5 जून 2023। हमारे लिए एक नॉर्मल दिन, लेकिन वो दिन बरेली के रतनपुर वालों के लिए नॉर्मल दिन नहीं था, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह उन्हें गांव के खेत में उसी गांव की कलावती जी की लाश मिली, जो कि एक 50 साल की महिला थी। और रतनपुर गांव के लोगों को ये ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि 5 जून 2023 से उनके गांव की काया पलटने वाली है। कलावती जी की मौत गला दबाने से हुई थी। पुलिस और गांव वालों को ये एक नॉर्मल मर्डर केस लग रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो इससे कई ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज मैं आपको बरेली उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए जानिए मेरे साथ इस केस की पूरी सच्चाई, जिसका नाम है द साड़ी किलर और द साइको किलर ऑफ बरेली। कहानी पिछले साल 2023 की है। अभी पुलिस को कलावती मर्डर केस को ठीक से स्टडी करने का टाइम भी नहीं मिला था कि उसके जस्ट 14 दिन बाद प्रतापपुर के एक गांव के कुलसा नाम के एक गांव में फिर से सड़क किनारे गन्ने के खेत में एक और लाश मिलती है। इस बार महिला का नाम था दानवती और उम्र 50 साल था, और उनकी भी मौत अपने ही उनके दुपट्टे से उनकी गला घोटने से हुई थी। ये दोनों मर्डर बरेली के अलग अलग गांव में हुई थी, इसलिए पुलिस दोनों केस को रिलेट नहीं कर रही थी। अभी तक पुलिस को सिर्फ इतना ही लग रहा था कि ये दो अलग अलग मर्डर है और इनको दो अलग अलग मर्डर की तरीके से ही देखा जा रहा था। फिर दिन आता है 30 जून 2023। पिछले मर्डर के बस 11 दिन बाद आनंदपुर गांव के खेत में एक और लाश मिलती है महिला की। इस बार महिला का नाम था प्रेमवती और उनका भी सेम साड़ी के पल्लू से उनका गला घोटा गया था। बरेली में एक महीने के अंदर ये तीसरा खून था। अब पुलिस समझ चुकी थी कि उनका पाला किसी सीरियल किलर से पड़ने वाला है। फोर्थ मर्डर जुलाई 22, 2023। पिछले मर्डर से बस 21 दिन बाद कंजूरिया गांव के कुसुमा देवी की लाश उनके अपने ही खेत में मिलती है। आप समझ, लगातार खून हुए जा रहे थे। 11 दिन, 12 दिन, 22 दिन, इस अंतराल में खून हुए जा रहे थे और बरेली के लोग डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, खास करके महिलाएं और बच्चे। उसके बाद फिफ्थ मर्डर, एक और महिला, नाम वीरावती, गांव ज्वालपुर। अब तक बरेली और उसके आसपास के सभी पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि ये केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। 2 महीने के अंदर 5 मर्डर हो चुके थे। 5वें मर्डर के बाद 2 महीने तक कोई नई वारदात नहीं हुई। पुलिस ने भी राहत की सांस ली ही थी। लेकिन आता है 31 अक्टूबर 2023। लखीमपुर गांव के गन्ने के खेत में 65 साल की महमूदा जी की लाश मिलती है। महमूदा जी ने सलवार कमीज पहनी हुई थी और उनके ही दुपट्टे से उनका गला घोट के उनको भी उसी तरीके से मार दिया गया था। उसके बाद 7वां और 8वां मर्डर बस 6 दिन के अंतराल में हो जाता है। दोनों मर्डर के बीच में सिर्फ 6 दिन का गैप था। 20 नवंबर 2023 विक्टिम का नाम था दुलारो देवी, जो कि 55 साल की थी और उनका गांव का नाम था खसारी। 26 नवंबर 2023 विक्टिम उर्मिला देवी, एज 63, विलेज जगदीशपुर। इस बीच ऐसा नहीं था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। इस बीच पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था और उनको पूछताछ के लिए पुलिस ने अरेस्ट करके रखा हुआ था। लेकिन जब वो पुलिस के हिरासत में थे तब भी बाहर खून हुए जा रहे थे, इसलिए पुलिस को आखिरकार उनको छोड़ना पड़ा था। अब पुलिस को लगने लगा था कि ये किलर कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये मर्डरर इतना शातिर था कि इसने अपने पीछे आज तक कोई सुराग नहीं छोड़ा था, और ये इतना शातिर था कि आज तक इसको किसी ने भी किसी मर्डर स्पॉट पर नहीं देखा था या फिर खून करके भागते हुए नहीं देखा था। उसके लिए पुलिस के पास उसकी कोई क्लू नहीं थी। पुलिस सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही थी। है दिन जुलाई 2, 2024, 9th एंड द लास्ट मर्डर। विक्टिम अनीता देवी। अनीता देवी अपने मायके से वापस अपने घर आ रही थी। तो जब वो घर वापस आ रही थी तो उनको रास्ते में कुछ काम याद आया जो कि उनको खेत में करना था। तो वो घर ना जाकर सीधे खेत की तरफ चली जाती है।
और जब रात को 8 बजे तक वो वापस घर नहीं आती है तो उनके पति और उनके बेटे उनको ढूंढने के लिए गांव में निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि अनीता देवी मिसिंग है। इस बीच अनीता देवी के पति सिर्फ यही दुआ कर रहे थे ऊपर वाले से कि कहीं उनकी बीवी की मुलाकात उस साड़ी किलर से ना हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीता देवी की लाश उनके खेत में पड़ी हुई मिली लोगों को और उनका भी उसी तरीके से गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पिछले 14 महीने में 9 खून हो चुके थे। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रही थी तो पुलिस ने तुरंत इस पे एक्शन लेना शुरू किया। पुलिस ने 22 लोगों की एक टीम बनाई और इस टीम में वैसे लोगों को रखा गया जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनको अलग से सेशंस दिए गए, अलग से उनको ट्रेनिंग करवाई गई। क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ इन 22 पुलिस वालों को क्लासेस करवाए गए ताकि वो क्रिमिनल माइंड को समझ सके। उसके बाद कुछ महिला ऑफिसर्स को, फीमेल ऑफिसर्स को आसपास के, बरेली के आसपास के गाँव में वहाँ की जो लोकल औरतें हैं उनके साथ मिलाकर गांव में रहने के लिए छोड़ दिया गया ताकि वो वहाँ रहे और कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस ने 1500 सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और 600 नए सीसीटीवी फुटेज बरेली के कई सारे गांवों में इंस्टॉल किया और पुलिस ने वहाँ के लोकल लोगों की मदद से 3 स्केचेस भी तैयार किए। इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। थक हार के पुलिस को ये लगने लगा था कि ये सब कुछ बेकार है और ये शायद ये किलर कभी हमारे हाथ ना लगे। तभी एक दिन गांव के एक सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया और कहा कि जिस बंदे की आप लोग तलाश कर रहे हैं उसको मैंने अभी अभी यहाँ देखा है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और वहाँ जाती है और उस बंदे को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने जिस इंसान को अरेस्ट किया था उसका नाम था कुलदीप कुमार। चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं कुलदीप के बैकग्राउंड के बारे में। कुलदीप बरेली डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला था। उसका घर था नवाबगंज विलेज में जो कि बाकरगंज पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। और कुलदीप के 2 बहनें थे जिनकी शादियां हो चुकी थी। कुलदीप के पिता बाबूराम एक फार्मर थे जिन्होंने 2 शादियां की थी। पहली कुलदीप की माँ और दूसरी और एक औरत थी। जब बाबूराम ने दूसरी शादी की कुलदीप के पिता ने, तो शादी के कुछ साल बाद वो अपनी दूसरी बीवी के कहने पे कुलदीप के माँ को मारने लगे, अपने पहली बीवी को। कुलदीप तब बहुत छोटा सा बच्चा था और वो ये सब देखता था। वो देखता था किस तरह से उसके पिताजी उसकी माँ पर हाथ उठाया करते थे। अपनी सौतेली माँ के कहने पर उसके पिता उसकी माँ को मारा करते थे, तो उसको लगता था कि उसकी सौतेली माँ एक बुरी औरत है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ भी बैठ गई थी कि औरतों पर हाथ उठाना शायद ओके है, क्योंकि उसके पिता उसके माँ को अक्सर ही मारा करते थे। तो बचपन से उसके अंदर इस तरह की मेंटेलिटी जो है वो डेवलप होने लगी। दिन आता है 2014। काफ़ी मुश्किलों के बाद राम बाबू कुलदीप के पिता उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही कुलदीप अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। पहले कितने साल उसकी बीवी ने एडजस्ट कर लिया, उसको लगा कि चलिए पति है, मार दिया, रहेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कुलदीप ने उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश की। उसके बाद उसकी पत्नी को लगने लगा कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और 2018 में वो उसे छोड़कर भाग गई। अपनी बीवी के भागने के बाद कुलदीप स्टार्टेड हेटिंग वुमेन्स। उसको औरतों से नफरत हो गई। वो काफ़ी पीने लगा और इतना ज़्यादा पीने लगा कि काफ़ी दिन वो घर नहीं आता था, रास्ते में सो जाता था, किसी दुकान के बाहर सो जाता था और दिन गुजारने के लिए कभी किसी अंकल के घर चला जाता था, कभी अपनी बहनों के घर चला जाता था। वहाँ खाता था, पीता था, रहता था और फिर 2-1 दिन बाद अपने गांव वापस आता था। उसको इस तरह से गांव में आता जाता देख लोग उसको थोड़ा बहुत पहचान गए थे और लोग उसकी मदद भी करते थे क्योंकि मेंटली अनस्टेबल था। तो सब जानते थे कि इस गांव का कोई है, इसका रिलेटिव तो आता जाता है। इस तरीके से वो बरेली के कई गांवों में घूमता रहता था, जिस वजह से उसको पता चलता था कि गांव में किधर से आना है, किधर से जाना है, ये उसको पता था। और एक जो पुलिस की सबसे बड़ी टेंशन थी कि
कभी भी कुलदीप अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि कुलदीप बहुत गरीब था। उसके पास पीछे छोड़ने लायक कुछ होता ही नहीं था। वो सिर्फ एक शर्ट एक पैंट में रहता था, कभी कभी खाली पाँव भी रहता था, वो कभी कभी चप्पल पहन लेता था। तो उसके पास ना कोई फ़ोन था, ना घड़ी था, ना वॉलेट था, कुछ ऐसा था ही नहीं जो वो किसी मर्डर स्पॉट पे पीछे अपना उसका छूट जाता। वो इतना गरीब था और कहीं ना कहीं यही चीज़ उसको फ़ायदा दिला रही थी कि उसके पीछे कुछ सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा था। और इन गाँवों में उसका आना जाना था, बहनों का घर भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून 2023 में जब उसने पहला मर्डर किया था धनवती जी का, उस वक्त धनवती जी खेत में काम कर रही थी और वो अपने बहन के घर ही जा रहा था कुलदीप। और उसको धनवती जी वहाँ खेत में अकेले काम करती हुई दिखी। वो पहले उनके पास गया, उनसे बातें की और फिर उनसे वो सेक्स फेवर मांगने लगा। तो जब धनवती जी ने उसको मना किया तो उसने उनका गला घोट के उनको मार दिया। वो ज़्यादातर जो मर्डर्स था वो गन्ने के खेत में करता था, या फिर वो ढूंढता था कि औरतें जो गन्ने के खेत में काम कर रही होती। इसका मेन रीज़न ये था कि गन्ने का खेत आपने देखा होगा बहुत ऊंचा होता है, कि अगर अंदर कोई किसी को इस तरह से टॉर्चर भी कर रहा होगा तो बाहर अगर उसकी आवाज़ ना आए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई है। तो ये एक रीज़न था कि वो इस तरह का स्पॉट सिलेक्ट करता था। जब पुलिस ने कुलदीप को पकड़ा और उससे सवाल कर रहे थे पुलिस, तो वो हंसे जा रहा था, मतलब स्माइल कर रहा था। मतलब उसको पता भी नहीं था कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है, उसको पकड़ा है, उसका क्या नतीजा होगा, उस ये सब का उसका कुछ टेंशन ही नहीं था। कहीं ना कहीं मेंटली अनस्टेबल था, इसका रीज़न यही हो सकता है। वो स्माइल कर रहा था। जब उससे पुलिस ने पूछा कि तुमने उनको क्यों मारा, तो वो कहता है कि वो बुरी औरतें थी। थोड़ी और बता क्या कह रही क्या कह रही तुमसे? बहुत गलती है, गलती तो तुमने मार दी। मार देगा। नए में से 6 जो है वो खून खुद कन्फेस किया है कि हाँ उसने 6 खून किया है, और बाकी 3 भी उसी ने किया है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि सारे खून एक ही तरीके से हुए थे। 6 खून पुलिस ने कुलदीप से जब पूछा तो उसने 6 खून उसने कैसे किया वो भी उसने स्पॉट पे ले जाके पुलिस को दिखाया कि किस तरह से उसने उनको मारा और उनका गला घोट के फिर उनको उनके ही पल्लू से उनका गला बांध के उनको मार दिया। तो पुलिस को कुलदीप ने बताया भी ये सब। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फैक्ट है जो आप लोगों को सुनना चाहिए। कुछ विक्टिम्स ऐसे हैं जिनके घर की औरत मरी है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि उनके घर की औरत को कुलदीप ने मारा है। उनको लगता है कि कुलदीप एक पागल है जो एक मच्छर को नहीं मार सकता, वो एक औरत को क्या मारेगा और क्या उसकी लाश यहाँ से वहाँ ले जाएगा। ये शॉकिंग है। मेरे साथ खुलासा हुआ है, पर साहब हम उस बात पर संतुष्ट नहीं। वो इस जगह मारा है, उस जगह डाला, ये पागल का काम तो नहीं है। पिता और माता भी यही कहना चाहते हैं कि उनके बेटे को फंसाया गया है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को सतर्क कर सकूं। आप लोगों के आसपास इस तरह से आपको बहुत लोग दिखते होंगे, काफ़ी कुलदीप आपके आसपास घूमते होंगे जिनको आप बहुत ही साफ सुथरा और सीधा साधा आदमी समझते होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या है ये आप और हम नहीं जानते। इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को और हमारे घर वालों को सेफ रखें। इसके लिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, ख़ास करके अपने घर के बच्चों को और अपने घर के महिलाओं को किसी अननोन व्यक्ति के साथ ज़्यादा देर अकेले ना छोड़ें, और हो सके तो थोड़ी देर बाद उनकी खबर लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी में यही लोग होते हैं जिनको आप पर भरोसा होता है कि वो अपने मुसीबत के वक्त आपका सहारा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जाता हूँ कि एक और केस लेके आपके साथ बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।